नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलसर से आज आपका फिर एक बार से इस वीडियो में स्वागत है हमारे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसके अभिमुखन या ओरिएंटेशन के बारे में। तो हम पढ़ें इस वीडियो में अभिमुखन से संबंधित टॉपिक को, लेकिन आप ना भूलें कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। तो हम चलिए आज इसमें चर्चा करते हैं अभिमुखन से संबंधित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अभिमुखन। समाजशास्त्रीय अभिमुखन क्या है? अभिमुखन शब्द ओरिएंटेशन से बना हुआ है। ओरिएंटेशन इंग्लिश जो शब्द है वो अभिमुखीकरण कहलाता है। अभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन क्या है? किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से परिचय होना अभिमुखीकरण कहलाता है। यानी जो स्थिति आने वाली है उससे पूर्व में ही अध्ययनकर्ता का उससे परिचित होना या करवाना उसको अभिमुखीकरण जाना जाता है। अभिमुखीकरण के माध्यम से ये कहा गया कि उसका अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन किया जाता है और इस आधार पर जो अध्ययन होता है वो प्रमाणिक प्रकार का होता है। ये कहा गया कि एक तरह से विश्वसनीय निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता को महत्वपूर्ण पक्षों से परिचय कराने की प्रक्रिया ये कहा जाता है कि बताई जाती है और इसमें प्रशिक्षित किया जाता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका उद्देश्य समाजशास्त्रीय अध्ययनों से परिचय करवाकर उसका मार्गदर्शन करना होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के ओरिएंटेशन के अंतर्गत जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं उस विषय के बारे में पूर्व प्रशिक्षण देना ही अभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन है। क्योंकि किसी भी विषय के अपनी एक शब्दावली होती है, अपनी उसकी अवधारणाएं होती है जिसके बारे में अध्ययनकर्ता को पूर्व में जानना जरूरी है। तो वस्तु स्थिति का ज्ञान करवाया जाता है जिससे कि शोध की दिशा निर्धारित हो सके। ये स्पष्ट किया जाता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो इसकी दिशाएं हैं या ओरिएंटेशन है, उपागम अध्ययन की पद्धतियां कौन कौन सी होंगी, सामाजिक तथ्य कौन कौन से हैं और इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें अभिमुखन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अभिमुखन ये कहा गया कि कितने प्रकार का होता है ओरिएंटेशन। तो इसमें दो प्रकार अभिमुखन के बताए जाते हैं, एक वैज्ञानिक अभिमुखन और एक मानवीय या मानविकी अभिमुखन। ये कहा गया कि 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना अगस्त काम्टे ने की। उसके बाद में समाजशास्त्रियों ने ऐसे महत्वपूर्ण अध्ययनकर्ता तैयार करने के प्रयास किए जो समाज से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सके। समाजशास्त्रीय अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि कई समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए निष्कर्ष निकाले, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक पद्धति को अस्वीकार किया और अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर सामान्यीकरण प्रस्तुत किए। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों में दो प्रकार की विधाएं विकसित हो गई। पहली विधा है वो वैज्ञानिक अभिमुखन कहलाती है और दूसरी विधा मानविकी अभिमुखन के नाम से जानी जाती है। विचारधारा के आधार पर समाजशास्त्रीय अध्ययन में नियंत्रित प्रयोग
को महत्व दिया गया कि क्या होना चाहिए। इसमें मूल्य तटस्थता की बात रखी गई। क्या है, क्या होना चाहिए, इसके संबंध में कोई बात नहीं की गई, बल्कि क्या है इसके ऊपर, किस प्रकार की स्थिति है इसके ऊपर विचार है वो किया गया। तो इसको वैज्ञानिक अभिमुखन की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, और जिसके अंदर जिन समाजशास्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है उसमें सबसे पहले हैं अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो, टालकट पार्सन्स और मर्टन। इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। समाजशास्त्रियों ने समाज में यथास्थिति बनाए रखने पर इस वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत जोर दिया। दूसरी विचारधारा जो कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सहानुभूतिपूर्वक समझ और राजनीतिक जुड़ाव अर्थात क्या होना चाहिए पर आधारित है। इस पर जोर दिया गया कि औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के बाद परिवर्तित परिस्थितियों में उपेक्षित वर्गों के अध्ययन की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस होने लगी थी। ये अध्ययन सहानुभूतिपूर्वक समझ पर आधारित था, जिसके अंतर्गत हम नाम देखें तो सी राइट मिल्स, डिल्थे, पीटर बर्जर, होरोविज, गोल्डनर, मार्टिन निकोलस, अल्फ्रेड शुट्ज, इन समाजशास्त्रियों के प्रमुख नाम दिखाई देते हैं। इस आधार पर समाजशास्त्री जो अभिमुखन है वो दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला है वैज्ञानिक अभिमुखन और दूसरा है मानविकी अभिमुखन। इस वीडियो के अंदर हम वैज्ञानिक अभिमुखन के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कि वैज्ञानिक अभिमुखन क्या है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन में सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययनकर्ता का परिचय कराया जाता है। इसमें सबसे पहले समस्या की विवेचना की जाती है और प्राकल्पना का निर्माण करने के बाद उससे संबंधित प्रमाणिक तथ्य हैं वो एकत्रित किए जाते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन और परीक्षण आदि करने के बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अभिमुखीकरण की प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता को यह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे निष्कर्षों को कारण प्रभाव, प्रयोग सिद्धता और सार्वभौमिकता के आधार पर प्रस्तुत करें। वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक ये मानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर संचालित होता है। समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार में समानता विद्यमान होती है। मनुष्य के व्यवहार में कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं, जिसके आधार पर पूर्वानुमान अर्थात भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। वैज्ञानिक अभिमुखन के विकास के बारे में यदि हम ये देखें तो जो नाम हमारे सामने प्रमुख रूप से आए थे वो अगस्त काम्टे, स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, वेबर, पेरेटो, पार्सन्स, मर्टन आदि का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है इस अभिमुखन के विकास में। तो इसमें सबसे पहले हम अगस्त काम्टे की विचारों की बात करेंगे। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का संस्थापक या पिता कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न स्तरों को स्पष्ट किया है। समाजशास्त्र में शीर्ष पर स्थित समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञान आधार का निर्माण करते हैं और समाजशास्त्र द्वारा सभी का समन्वय किया जाता है। सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित होते हैं। काम्टे ने ज्ञान के विकास के स्तर को 3 स्तरों के ऊपर विभाजित किया है। ये 3 स्तर कौन से हैं? पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर और तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। प्रथम चरण में अर्थात धार्मिक स्तर पर अध्ययनकर्ता
का अभिमुखन इस प्रकार से किया जाता है कि वह समाज की किसी भी घटना का वर्णन व्याख्या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुत करता है। अर्थात कोई भी घटना घटती है तो उसका जो स्पष्टीकरण है वो उसका आधार धार्मिक मान्यताएं होती है। दूसरे चरण में व्यक्ति का अध्ययनकर्ता का अभिमुखन इस प्रकार से किया जाता है कि घटना का वर्णन व्याख्या तर्क के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ता है उसके आधार पर तात्विक स्तर के अंतर्गत उसका अध्ययन है वो किया जाता है। तृतीय चरण में अभिमुखन इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्यक्षवादी घटना का वर्णन व्याख्या करे। इस चरण में अध्ययनकर्ता घटना के संबंध में इस जो सत्य है उसकी खोज प्रत्यक्ष अवलोकन परीक्षण और कार्य कारण संबंधों के आधार पर करता है। हम यदि इसको एक एग्जाम्पल या उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक बरसात होना, एक बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है। ये बारिश होना या बरसात होना किस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया गया। सबसे पहले धार्मिक आधार पर इसका स्पष्टीकरण दिखाई देता है कि जब व्यक्तियों की ज्ञान शक्ति सीमित थी तो कहते थे कि किसी भी देवता के द्वारा खुश होने पर बारिश की जाती है या नाराज होने पर बारिश नहीं आती है। इंद्र देवता को इसके लिए प्रमुख रूप से चिन्हित किया गया। तो इस प्रकार से बारिश आने या नहीं आने के कारण देवता का प्रसन्न होना या ना अप्रसन्न होना था। तो ये उस घटना का धार्मिक आधार पर व्याख्या बताई गई। दूसरी इसमें तात्विक आधार पर अर्थात विभिन्न तत्वों के बीच में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसका आधार वैज्ञानिक तो नहीं था लेकिन धार्मिक भी नहीं था। अर्थात विभिन्न तत्वों के बीच में दोषपूर्ण संबंध है वो भी हो सकते हैं और अर्थपूर्ण संबंध भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे बारिश होने की जो घटना है वो एक आ गया कि बादलों की जो स्थिति है वो एक तरह से धुएं के समान होती है। तो ये माना जाता है कि जहाँ पे धुआं किया जाए तो उससे उस जगह पे बारिश होने की संभावना है वो हो सकती है। तो इसलिए आदिवासी लोग उस जगह पे बारिश करवाने के लिए जंगलों को आग लगा देते थे, धुआं कर देते थे कि वो ऊपर बादल बनकर उठेंगे और बारिश करेंगे। ये बारिश के साथ में दोषपूर्ण संबंध तत्वों का दिखाई तो देता है लेकिन इसमें आधार धार्मिक नहीं है बल्कि तात्विक या प्रत्यक्ष रूप से है लेकिन सत्य नहीं। और तीसरा आधार इसमें अवैज्ञानिक व्याख्या बताया जाता है जिसको कि वैज्ञानिक स्तर का आधार कहा जाता है, जिसमें बारिश होने की घटना को कहा गया कि जो पानी है समुद्र का वो वाष्पित होकर ऊपर उठता है और बादल बन करके वापस संघनित होकर के नीचे बारिश करता है। तो ये बारिश की वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या है उसको स्पष्ट किया करता है, जिसका कि इसमें पूर्ण सफलता और निष्कर्ष हैं वो सभी स्थानों पर सभी समय पर एक जैसे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कॉम्टे ने ये 3 स्तरों के ऊपर किसी घटना के परीक्षण को ये घटना के अध्ययन को रखा। अब इसी में हर्बर्ट स्पेंसर है जिसने एक आगे की और अधिक वैज्ञानिक अभिमुखन की विचारधारा को आगे विकसित किया, जिन्होंने विज्ञान और धर्म के आधार पर घटनाओं का स्पष्टीकरण है जो प्रस्तुत किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि संसार में 2 तरह की वस्तुएं होती है, ज्ञातव्य और अज्ञातव्य, अर्थात ज्ञात और अज्ञात। ज्ञातव्य वस्तुएं अनुभविक तथ्य होते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जबकि अज्ञातव्य वस्तुएं मनुष्य के ज्ञान अनुभव समझ से बाहर होती है। ज्ञातव्य वस्तुएं विज्ञान के आधार पर और अज्ञातव्य वस्तुएं धर्म के आधार पर मनुष्य के द्वारा स्पष्ट की जाती है। अर्थात उसके जीवन में एक स्थान है प्रमुख धर्म का और दूसरा है विज्ञान का। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राणी शास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धांत आधार माने जा सकते हैं,
समाज की व्याख्या विश्लेषण सावयवी उद्विकास के आधार पर करने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है। समाज और शरीर में अनेक समान लक्षण होते हैं। इसमें उद्विकास की प्रक्रिया सरलता से जटिलता की ओर चलती है। स्पेंसर ने जीव विज्ञान के सिद्धांतों और विचारों के आधार पर समाज और उसकी इकाइयों का अध्ययन करने पर जोर दिया। इन्होंने समाज और धर्म के उद्विकासीय सिद्धांत उनको प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का आधार है वो हर्बर्ट स्पेंसर के प्रमुख अध्ययनों में दिखाई देता है। इमाइल दुर्खीम का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है कि इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र के लिए एक अलग से आधार सामग्री तैयार की जिनको कि सामाजिक तथ्यों का नाम दिया, और दुर्खीम ने वैज्ञानिक अभिमुखन को और अधिक विकसित किया और इन्होंने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करके समाजशास्त्र को प्रत्यक्ष यथार्थ और अनुभविक विज्ञान की श्रेणी के अंदर शामिल किया। इनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की परिभाषा, प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण, कार्यकारण संबंधों की स्थापना और सिद्धांतों का निर्माण आदि वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का प्रयोग देखा जा सकता है। विभिन्न चरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या है वो सामाजिक तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। उनके अनुसार घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। सभी पूर्व मान्यताओं को छोड़कर के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र होकर अनुसंधान किया जाना चाहिए। इसके आधार पर दुर्खीम ने कहा गया कि श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, यांत्रिक और सावयवी एकता और सामूहिक प्रतिनिधानों के ऊपर ये कहा गया कि चर्चा की। तो इनको दुर्खीम का अध्ययन करके हम जो प्रमुख वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसको समझ सकते हैं अभिमुखन के आधार पर। चौथा इसमें जो नाम आता है वो प्रमुख रूप से मैक्स वेबर का आता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्री हैं जिन्होंने वैज्ञानिक अभिमुखन की प्रक्रिया को अनवरत विकसित करने में योगदान दिया है। वेबर ने सामाजिक घटना के यथार्थ अवलोकन और विश्लेषण करने पर जोर दिया और समाज वैज्ञानिक को घटना से संबंधित उचित और अनुचित के बारे में मूल्यांकनात्मक निर्णय लेने के लिए निर्देशन नहीं दिया, बल्कि वेबर ने समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान बनाया जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयास करता हो। और इसी सामाजिक क्रिया को निर्वचनात्मक बोध को उन्होंने वरेस्टन, जर्मन भाषा के अंदर वरेस्टन शब्द है उसका नाम दिया। वेबर लिखते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों के समान विधियों का प्रयोग करना अनुचित है। मानव संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर करने के लिए उन्होंने एक विशेष अध्ययन पद्धति विकसित की। इसी को वरेस्टन कहा जाता है। जर्मन भाषा में वरेस्टन कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक विश्लेषण करने के लिए क्रिया में भाग लेने वाले कर्ताओं की स्थिति के अनुसार समाजशास्त्री अपने आप को उसके अंतर्गत रखे और उनकी गतिविधि एवं प्रभावों का अध्ययन करे। उनके अनुसार प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं में भिन्नता विद्यमान होती है। प्राकृतिक घटनाओं का वस्तुपरक अध्ययन हो सकता है क्योंकि अध्ययन वस्तु की कोई चेतना नहीं होती, जबकि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अध्ययन वस्तु मानव के पास तार्किक योग्यता होती है, उसमें चेतना पाई जाती है। वह सामाजिक क्रियाओं को समझने के बाद प्रतिक्रिया करता है। अतः सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है जो कोई क्रिया कर रहा है उसको अवलोकनकर्ता के द्वारा देखा जाना, और दूसरा दृष्टिकोण है किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति के
अर्थात कर्ता की समझ के अनुसार उसका अध्ययन करना। इन दोनों दृष्टिकोणों में जो दिखाई दे रहा है उसका वस्तुपरक अध्ययन करना वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जा सकता, बल्कि जो क्रिया करने वाले कर्ता समझ रहे हैं उनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करना वैज्ञानिक अध्ययन है। वेबर ने अपनी इस पद्धति के आधार पर अनेक अध्ययन प्रस्तुत किए, जिसमें सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता शक्ति, नौकरशाही, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति, धर्म, पूंजीवाद आदि सिद्धांतों का वैज्ञानिक अभिमुखन में निर्माण करके वैज्ञानिक अभिमुखन का विकास करने में पर्याप्त योगदान दिया है। वेबर के इस वरिष्ठन जो अध्ययन पद्धति को हम यदि समझें तो ये कहा गया कि क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अर्थ दिया जाता है वह अर्थ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन करना चाहिए, जो अलग अलग हो सकता है। इसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो टालकट पार्सन्स ने कहा गया कि वैज्ञानिक अभिमुखन का विकास किया, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के अंदर अंतर को स्पष्ट किया, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों के समान अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने पर जोर दिया। सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं और सिद्धांतों को आनुभविक रूप से प्रमाणित करने की बात कही। पार्सन्स के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में वैज्ञानिक अभिमुखन को जिन चरणों के अंदर रखा गया उसमें प्रमुख रूप से आनुभविकता, तार्किक स्पष्टता, सुसंगतता और सिद्धांतों की सामान्यता। समाजशास्त्री अध्ययन के प्रयोग में सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन ये कहा गया कि जिन्हें 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, अर्थात अनुभव के आधार पर उसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने को अनुभविकता कहा गया। सिद्धांत में वर्णित तथ्यों और प्राकल्पनाओं में तार्किक स्पष्टता एवं सभी परिस्थितियों में पारस्परिक संबद्धता पाई जानी चाहिए। ये स्पष्ट करनी चाहिए, सहसंबंधित में स्थापित किए जाने चाहिए। तो तार्किक स्पष्टता और सुसंगतता के आधार पर अध्ययन करने के लिए जोर दिया गया। तीसरा इसमें सिद्धांतों की सामान्यता है। सिद्धांतों को सभी स्थानों एवं कार्यों में प्रमाणिक ठहराया जा सके, इससे सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का होना जरूरी है, अर्थात सिद्धांतों की सामान्यता सभी स्थानों के ऊपर वे सिद्ध हो सके, ये ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा मर्टन है, जिनका नाम लिया जाता है प्रमुख रूप से, जिन्होंने प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य रखा, इसमें अवधारणा दी इन्होंने। मर्टन ने लिखा कि वैज्ञानिक अभिमुखन है जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांतों को सार्वभौमिकता और मूल्य तटस्थता अपनानी चाहिए। उनका ये मानना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संप्रेषित की जाएं, जिससे उसका वैज्ञानिक जगत में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने समाजशास्त्री अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों को 3 तरह के कार्यों में विभाजित किया। ये थे प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य। प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था में समायोजन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे प्रकार्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य। दुष्कार्य अव्यवस्था की वृद्धि में उत्तरदायी होते हैं, ऐसे कार्य दुष्कार्य कहलाते हैं। और अकार्य सामाजिक व्यवस्था या अव्यवस्था से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि उदासीन होते हैं। प्रकार्य और दुष्कार्य को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रकार्य या दुष्कार्य, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रकार्य या दुष्कार्य। प्रत्यक्ष व्यवस्था में चाहे गए कार्य होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कार्य अपेक्षा से बाहर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रत्यक्ष दुष्कार्य या प्रकार्य हैं उनका परिणाम सीधा संबंधित दिखाई देता है, और अप्रत्यक्ष का परिणाम है वो सीधा सह संबंधित दिखाई नहीं देता है। इन्हीं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा गया।
और अंतिम इसमें विल्फ्रेड पेरेटो की बात की गई, जिन्होंने समाज वैज्ञानिक अभिमुखन को विकसित करने में योगदान दिया, जिसके अनुसार समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति प्रयोग करने की पर जोर दिया गया। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कहा गया कि अनुभव के आधार पर इसको रखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन्हें वास्तविक निरीक्षण और प्रयोग की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। तर्कसंगत समानताओं के आधार पर समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण करके नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेरेटो ने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन में वास्तविकता, प्रत्यक्षवाद, यथार्थता और वैज्ञानिकता को स्थान देने का कार्य किया है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रमुख समाजशास्त्रियों का अध्ययन वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत किया जाता है। कहा गया कि इनके विचारों को उसमें वैज्ञानिक जो समाजशास्त्री अध्ययन करना चाहते हैं उनको परिचित करवाया जाता है। वर्तमान में ऐसे अनेक समाजशास्त्रियों जिन्होंने उक्त जो भी समाजशास्त्रियों का वर्णन किया गया उनकी विचारधारा को अपनाया, जैसे जेटरबर्ग है, जिन्होंने समाजशास्त्री ये मानते हैं कि सभी सामाजिक घटनाएं और व्यवहार वैज्ञानिक रूप से संचालित होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, इनमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है, अतः नियोजित परिवर्तन लाने के लिए नियम ध्यान में रखने चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त आनुभविक तथ्यों का सामान्यीकरण करके पूर्वानुमान लगाना संभव होता है। 1952 से लेकर 65 तक के बीच अनेक ऐसे अनुसंधान हुए जिनमें पद्धति शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया। समाजशास्त्री व्यवहारिकता से दूर हटते गए, जबकि समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ अधिक गति से संचालित हो रही थी। पीटर बर्जर ने इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विरोध किया और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाज की व्यवहारिक समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता, ऐसा विचार प्रस्तुत किया। अतः समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांतों के निर्माण की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने पर अधिक ध्यान देने की बात की गई। इसके फलस्वरूप सहानुभूतिपूर्वक समझ के आधार पर मैक्स वेबर की वरिष्ठन नामक नई पद्धतियों का भी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप मानवीय अभिमुखन है वो अस्तित्व में आता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मानवीय की अभिमुखन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक वैज्ञानिक अभिमुखन का यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद। थैंक यू।